यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय सर्विस एंड रिक्रूटमेंट मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट एंड फेमस जजमेंट, जिसका रेफरेंस हर स्टेट की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो अपने केसेस के अंदर दे रही है। एचएससी, एचपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी या फिर कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इस केस का रेफरेंस जरूर देगा। सिलेक्टेड या ज्वाइंट कैंडिडेट है वो भी इस केस का रेफरेंस जरूर देंगे। हाल ही में एचएससी ने जो अर्ली हियरिंग के लिए जो एप्लीकेशन लगाई है, उसके अंदर भी इस केस का जो ऑर्डर है, वो जो जजमेंट है, वो पूरा का पूरा लिखा है। और जो स्टार्टिंग से आपने देखा होगा, जो पहले जो एचएससी ने जो रिप्लाई फाइल किया था, उसके अंदर भी इस केस का जिक्र किया था। और उससे पहले जो एचएससी के जो चेयरमैन ने जो इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर भी इस केस का जिक्र किया था। तो ये मान के चल सकते हो कि एचएससी जो है वो इस केस के ऊपर काफी कुछ डिपेंड कर रही है, इस केस के ऊपर ही अपना केस लड़ना चाह रही है। तो इस केस को समझना बहुत ज़रूरी है, हर केस के लिए, कैसा भी केस हो उसके लिए। इसलिए हम पहले इस केस को आज समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय, ये जो जजमेंट है वो 9 सितंबर 2025 को आया था। जस्टिस जो है सूर्यकांत जी की बेंच के अंदर आया था, जो कि अभी सीजीआई ऑफ इंडिया भी है। तो इस पूरे के पूरे केस को समझते हैं कि ये केस क्या था। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एसएससी जो है, वो वैकेंसी निकालती है कांस्टेबल की, जीडी की। इन बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीटी के अंदर जो है वो कांस्टेबल की या जीडी की वैकेंसी निकालती है। और अपना प्रोसेस रखती है कि पहले हम फिजिकल टेस्ट लेंगे, उसके बाद में रिटन एग्जामिनेशन लेंगे और लास्ट में लेंगे मेडिकल। और इसके अंदर एज लिमिट रखी जाती है 18 से 23 साल एज होनी चाहिए 1 अगस्त 2015 को। और जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखती है। भी ओबीसी कैटेगरी है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकती है। इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट जो पैटिशनर बने थे, वो पैटिशनर जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे। और उन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया तो एज का रिलैक्सेशन ले लिया था। और इसका जब फाइनल रिजल्ट आया, उसके अंदर क्या हुआ, जब फाइनल रिजल्ट आया, ये जो पैटिशनर है वो अनसक्सेसफुल हो गए, सिलेक्ट नहीं हुए। इनके जो मार्क्स है ओबीसी का जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उससे तो थे कम, परंतु जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे थे ज्यादा। एक प्रकार से आप ये मानिए कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ से चली गई ऊपर। ओबीसी कट ऑफ ऊपर है, जनरल की कट ऑफ नीचे है, अनरिजर्व्ड की कट ऑफ नीचे है, ओबीसी कट ऑफ ऊपर है। और जो पैटिशनर है उसके बीच में उनके मार्क्स है। तो ये कैंडिडेट जो है वो पैटिशनर के रूप में हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं और क्लेम करते हैं कि क्योंकि इनके मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ज़्यादा है तो इनको जनरल के अंदर माइग्रेट करवा दिया जाए। जो यूनियन ऑफ इंडिया है इनकी पैटिशन का अपोज करती है और कहती है कि इन पैटिशनर ने जो है वो एज का रिलेशन ले लिया था, इसलिए जनरल के अंदर माइग्रेट नहीं कर सकते, वो यूनियन ऑफ इंडिया कहती है। इसके बाद में जो हाई कोर्ट है वो रिलाय करता है जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट के ऊपर। और कहता है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है इनके मार्क्स जनरल कैटेगरी या इनके मार्क्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट से ज़्यादा है। अगर इनको सिलेक्शन नहीं होता है तो ये काउंटर टू द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट इन पब्लिक सर्विसेज एंड वुड बी अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अंडर आर्टिकल 14। तो ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो जाएगा। फिर कहता है कि जो रिलैक्सेशन इन एज एंड फिक्स जो है कंसेशन इन एड ऑफ रिजर्वेशन, तो ये एड ऑफ रिजर्वेशन के अंदर ही है, रिजर्वेशन के अंदर ही ऐड है, ये अलग से नहीं है। एंड डो नॉट इम्पेयर द लेवल प्लेइंग फील्ड, जो प्लेइंग लेवल फील्ड है इसको भी इम्पेयर नहीं करता। तो हाई कोर्ट यहाँ पे डिसीजन दे देता है कि परमिटेड टू द माइग्रेट टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी। हाई कोर्ट कहता है कि ये जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है इनको इनको माइग्रेट करवा दिया जाए अनरिजर्व्ड के अंदर। फिर जो यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो रिव्यू के अंदर जाती है और रिव्यू के अंदर कहती है कि हमारा जो ऑफिशियल मेमोरेंडम है 1 जुलाई 1998 का, वो ऑफिस मेमोरेंडम हमारा कहता है कि SC ST OBC जिन्होंने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन ले लिया है वो अनरिजर्व्ड के अंदर माइग्रेट नहीं कर सकता। बट जो हाई कोर्ट है वो अपनी जजमेंट को रिव्यू करने से मना कर देता है और इनकी जो रिव्यू पेटिशन है वो पूरी की पूरी डिसमिस हो जाती है। फिर जो यूनियन ऑफ इंडिया है इस केस को लेके जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, अब एक चीज आप समझिए, जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो किसके बेस पे दिया था, जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बेस पर।
तो उस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि द बेंच प्रोसीड टू डिसाइड द केस इन द लाइट ऑफ रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल। जो जितेंद्र कुमार जो का जो जजमेंट दिया गया था वो उसके जो रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल थे उसके अनुसार दिया गया था। द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन डेटेड 25/3/1994 परमिटेड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अवेलेबल सच कंसेशन टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनरिजर्व सीट। वहां पर क्या होता है कि जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने 1994 के अंदर एक इंस्ट्रक्शन निकाली थी और उस इंस्ट्रक्शन के अंदर कहा था कि फीस और एज का कंसेशन लेने के बाद में जनरल के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर माइग्रेट कर सकते हो। तो उसके ऊपर जो जजमेंट है वो जितेंद्र कुमार का केस था। द रेशियो इन द जितेंद्र कुमार इज क्लियरली डिस्ट्रिक्ट ऑन फैक्ट्स। जो जितेंद्र कुमार के केस के अंदर जो फैक्ट्स थे वो अलग थे। The recruitment process at hand is regulated by a office memorandum dated 1/7/1998 which bars the migration of a reserved candidate। परंतु जो अभी जो साजिब रोय वाला केस है वो डिस्टिंक्ट है, अलग है। उसके अंदर जो ऑफिस मेमोरेंडम है 1/7/1998 वो उससे डिफरेंट है। वो बार करता है कैंडिडेट को, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को जनरल के अंदर माइग्रेट करने के लिए। वो ये कहता है किसी भी रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड के बाद जनरल के अंदर माइग्रेट नहीं कर सकते। जो द हाई कोर्ट एरर्ड इन मैकेनिज्म अप्लाइंग इन द जितेंद्र कुमार केस टू द प्रेजेंट केस विदाउट अप्रिशिएटिंग द डिफरेंस इन द फैक्चुअल मैट्रिक्स और द प्रेजेंट केस विद द सिटीज अथॉराइज। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा सा समझिए, जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो किसके बेस पे दिया था? जितेंद्र कुमार के केस के बेस पे दिया था। जितेंद्र कुमार के केस में क्या होता है कि कैंडिडेट एज का रिलैक्सेशन ले लेते हैं और कोर्ट के अंदर जाते हैं, कोर्ट उनको अनरिजर्व्ड के अंदर माइग्रेट करवा देता है। बट उसके अंदर रीजन क्या होता है माइग्रेट करवाने का? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने 1994 के अंदर इंस्ट्रक्शन निकाली थी कि एज और फीस का रिलैक्सेशन लेने के बाद जनरल के अंदर माइग्रेट कर सकते हो। परंतु जो साजिब रोय का जो केस है, जो प्रेजेंट केस है जो इसके अंदर डिस्कस हो रहा है, उसके अंदर 1998 का जो इनका ऑफिस मेमोरेंडम है वो इसके लिए बार करता है। वो ये कहता है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन ले लिया है तो वो जनरल के अंदर माइग्रेट नहीं कर सकता। आप इनको बिल्कुल सिंपल समझना चाहो तो जो दोनों केस थे जितेंद्र और साजिब रॉय, मैटर एक ही था कि रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल अनरिजर्व के अंदर माइग्रेट करेगा या नहीं करेगा। मैटर एक ही था। जितेंद्र कुमार वाले केस के अंदर माइग्रेट कर गया, उसका रीजन क्या था? रिक्रूटमेंट रूल 1994 के यूपी एक्ट, उसके अंदर यूपी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन निकाल दी कि आप माइग्रेट कर सकते हो। परंतु जो साजिब रोय के अंदर जो यूनियन ऑफ इंडिया है उन्होंने 1998 का जो मेमोरेंडम निकाला था, ऑफिस मेमोरेंडम, उसके अंदर ये कहा था कि रिलैक्सेशन लेने के बाद में आप माइग्रेट नहीं कर सकते। और हाई कोर्ट ने उनको भी माइग्रेट करवा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये हाई कोर्ट ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर फिर क्या कहा जाता है? ईच केस डिपेंड ऑन इट्स ओवन फैक्ट्स। हर एक केस जो है उसके अपने खुद के फैक्ट्स है। एंड ए क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन वन केस एंड अनदर केस इज नॉट इनफ, इवन ए सिंगल सिग्निफिकेंट डिटेल में अल्टर द इंटायर एस्पेक्ट। अगर दो केसों के अंदर बहुत ही अगर क्लोज सिमिलरिटी है फिर भी जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो। उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस होता है तो पूरे के पूरे केस को पलट सकता है। जैसे जितेंद्र कुमार और साजिब रॉय के अंदर पलट दिया सिर्फ रिक्रूटमेंट रूल की वजह से। In deciding such cases, one should avoid the temptation to decide cases by matching the color of one case against the color of other case। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे केस को डिसाइड करते समय आपको कलर मैचिंग नहीं देखनी चाहिए। आप दो केसेस को डिसाइड कर रहे हो तो ऐसा ना देखो कि ये केस और ये केस का कलर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। उनके अंदर छोटी सी छोटी डिटेल भी जो है उसको पूरा का पूरा चेंज कर सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट आगे जो कहते हैं वो पूरा का पूरा एसएससी ने भी पूरा पूरा लिख रखा है उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेदर ए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु हैड अवेल्ड रिलैक्सेशन इन फीस या अपर एज लिमिट टू पार्टिसिपेट इन ओपन कंपटीशन विद जनरल कैंडिडेट्स मे बी रिक्रूटेड अगेंस्ट अनरिजर्व्ड सीट वुड डिपेंड ऑन फैक्ट्स ऑफ ईच केस। जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है अगर उसने कोई रिलैक्सेशन ले लिया है तो वो अनरिजर्व्ड या जनरल की सीट के ऊपर रिक्रूट हो सकता है। वो हर एक केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। That is to say, in event there is no embargo in the recruitment rule employment notification, such reserve candidate who have scored higher marks than the last selected
अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स शैल बी इंटायर्ड टू माइग्रेट एंड रिक्रूटेड अगेंस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो ये कहते हैं कि अगर आपके रिक्रूटमेंट रूल और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है उसके अंदर अगर कोई बार नहीं है, वो अगर आपको अलो करता है, तो आप जनरल के अंदर माइग्रेट कर जाओगे किसी प्रकार का रिलैक्सेशन लेने के बाद भी। बट however, if there is an embargo is imposed under relevant recruitment rule, such reserve candidates shall not be permitted to migrate to general category seat। परंतु अगर रिक्रूटमेंट रूल अगर कोई भी बार लगाते हैं, कोई भी रोक लगाते हैं, तो फिर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो है वो जनरल के अंदर माइग्रेट नहीं कर पाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। और लास्ट में ऑर्डर के अंदर लिखता है petitioner had availed concession in age for the participating in the recruitment process। जो petitioner थे उन्होंने एज का कंसेशन ले लिया था स्टार्टिंग में जब प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट किया। इन द टीथ ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 1/7/1998, जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है इनका 1/7/1998 का, द हाई कोर्ट वाज रोंग इन अप्लाइंग इन द रेशियो ऑफ जितेंद्र कुमार केस। तो इन्होंने जितेंद्र कुमार केस को गलत अप्लाई किया इस केस के अंदर। एंड परमिटेड देम टू कंसीडर फॉर द अपॉइंटमेंट इन रिजर्व्ड कैटेगरी। तो इनको गलत अपॉइंटमेंट के लिए बोल दिया था। कॉन्सिक्वेंसली वी सेट असाइड द कॉमन इम्प्लीड जजमेंट। हम उस जजमेंट को और उस ऑर्डर को सेट असाइड करते हैं दोनों को, और ये जो अपील है वो अलाउड कर देते हैं। तो ये था साजिब रॉय का केस। इसके अंदर पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि जो रिक्रूटमेंट रूल है और जो एडवर्टाइजमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर रिक्रूटमेंट रूल और एडवर्टाइजमेंट ये कहते हैं कि आपने कोई कंसेशन लेने के बाद आप जनरल में माइग्रेट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइग्रेट करवा दो उनको। बट अगर रिक्रूटमेंट रूल या एडवर्टाइजमेंट अगर आपको बार कर दे कि भाई आप एज या किसी प्रकार का कंसेशन लेने के बाद माइग्रेट नहीं करोगे, तो फिर आप इसके अंदर माइग्रेट नहीं करोगे जनरल के अंदर, या फिर अनरिजर्व्ड सीट के अंदर माइग्रेट नहीं करोगे। तो इसके अंदर एचएससी भी यही कहना चाह रही है कि हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल है, इन्होंने एचएससी ने जो 1934 की जो पंजाब पुलिस की थी और उससे अपने रूल उठाए हैं, वो रिक्रूटमेंट रूल है। और जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो बार करती है कि किसी प्रकार का रिलैक्सेशन लेने के बाद जनरल के अंदर नहीं जाएंगे। तो एचएससी इस केस का रेफरेंस इसलिए दे रही है ताकि सबको अलाउ ना करना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और आगे हम आपका जो अभी एचएससी ने जो अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई है उसको देखेंगे और पूरी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।